हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है बाल अपराध एवं भगोड़ापन के बारे में कि बालक कौन कौन से गलत व्यवहार प्रदर्शित करता है, उनमें भगोड़ेपन की प्रवृत्ति किस कारण से आती है या कितने टाइप्स की हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में बालक ये व्यवहार प्रदर्शित करता है, इन सभी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाल अपराध के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो जब कोई बालक सामाजिक नियमों को तोड़ता है, कानून को नहीं मानता है या नियम विरुद्ध ऐसा कोई व्यवहार करता है जिससे समाज के लोगों को कष्ट होता है या फिर उन्हें दुख पहुंचता है, तो ये वो बालक कैसे क्या कहलाएगा, बाल अपराधी कहलाएगा और यह व्यवहार बाल अपराध कहलाता है। अब ये बाल अपराध के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि बालक अगर इस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, किसी को दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक का अर्थ हो गया जेनेटिकली, यानी जेनेटिकली। अब इसके अंतर्गत कौन आते हैं, सिर्फ माता पिता। यानी अगर माता पिता के द्वारा बालक में ऐसे गुण आ गए कि वो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, समाज के जो भी नियम रीति रिवाज है उनको तोड़ रहा है, तो ये कारण होगा आनुवांशिक कारण। फिर उसके बाद आएगा पारिवारिक, यानी परिवार के लोगों द्वारा। अब परिवार के लोग में माता पिता तो आएंगे, यानी आनुवांशिक तो हो गई। अब इसके साथ साथ परिवार के और अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। अगर उनके परिवार में अन्य कोई सदस्य इस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं तो बालक ने उनसे सीख लिया। फिर उसके बाद है शारीरिक कारण, यानी वो शारीरिक रूप से इस तरीके का हो चुका है कि वो अपनी शारीरिक, अगर उसमें शारीरिक कोई कमी है तो अपनी इस कमी को छुपाने के लिए वह गलत काम करता है। या फिर आर्थिक कारण है। आर्थिक का अर्थ हो गया धन, यानी अगर उसके पास धन की कमी है, अगर पैसों की कमी होगी तो वह गलत काम करेगा, चोरी डकैती करेगा। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी उसकी मेंटल स्टेज ऐसी हो चुकी है, उसे उस चीज़ की आदत हो चुकी है, यानी वह गलत काम नहीं करेगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। तो ये क्या कारण हो गया, मनोवैज्ञानिक कारण। फिर विद्यालय का वातावरण, अगर विद्यालय में उस तरीके उसके दोस्त इस तरीके के हैं तो वह गलत व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, यानी समाज के उसके आसपास के लोग किस तरीके के। राजनीतिक वातावरण, यानी वह राजनीति में घुस गया है या फिर कि वह स्कूल कॉलेज के जितने भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मतलब वह स्कूल और कॉलेज के जितना भी बेनिफिट्स होते हैं उनको वो देने के बजाय वह सिर्फ गलत आदतों के लिए राजनीति में घुस गया, तो इसके द्वारा भी गलत व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तो ये था गलत और बाल अपराध के कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण बालक समाज के व्यवहार को नहीं मानता, उनके नियमों को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, ये उसके कारण हो गए। अब ये जो बाल अपराध है ये कितने तरीके के हो सकते हैं, इसकी या फिर इस बाल अपराध के अंतर्गत किन किन को लिया जा सकता है। चोरी डकैती हो गई, हत्या करना, आत्महत्या, लूटपाट, ये सभी आ गया। यौन अपराध करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, जुआ खेलना, शराब पीना, यानी जितनी भी बुरी आदतें होती है वो सभी किसके अंतर्गत आती है, बाल अपराध के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भगोड़ापन, टूरेंसी। अब ये भगोड़ापन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये तो था बाल अपराध के अंतर्गत। बाल अपराध की परिभाषा क्या होती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, और जितनी भी जो बुरी आदतें होती है वो सब बाल अपराध के अंतर्गत आएगी, तो उन्हें क्या कह सकते हैं हम, बाल अपराध के प्रकार भी कह सकते हैं। फिर अब आएगा भगोड़ापन। भगोड़ापन, अब ये भगोड़ापन में क्या होता है, इसे क्या करते हैं, पलायन करना भी कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो भाग जाना, मतलब जो स्कूल से क्या होते हैं बच्चे बीच स्कूल में से भाग जाते हैं, कहीं और से भी भाग जाते हैं, तो भगोड़ापन क्या होता है, मतलब भगोड़ा का अर्थ होता है भाग जाना। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह भी एक प्रकार का बाल अपराध है। भगोड़ेपन की स्थिति में बालक विद्यालय से अक्सर भाग जाते हैं, वे शिक्षक को भागने की सूचना भी नहीं देते, यानी वो स्कूल चल रही होती है और बीच में से वो लोग भाग जाते हैं, अपने भागने के बारे में क्या नहीं देते, टीचर्स को भी नहीं बताते। क्या होता है, ये विद्यालय से भाग जाते हैं। विद्यालय से भागना और सूचना टीचर को भी नहीं देते।
सूचना भी नहीं देते शिक्षक को। फिर उसके बाद है ऐसे बालक को भगोड़ा बालक कहते हैं और यह स्थिति भगोड़ापन कहलाती है। ऐसे बालक कुसंगत में पढ़कर इस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं तो अपराध करने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। यानी ऐसे बालक भगोड़ेपन की स्थिति में कब आएंगे? जब वो कुसंगति में आ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? कुसंगति का असर होता है। यानी जब बालक की संगति अच्छी नहीं होती तब वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल से भाग जाते। स्कूल के भागने के बारे में वो स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं उनको भी नहीं बताते। तो ये क्या होते हैं? भगोड़ेपन के बारे में कि भगोड़ापन क्या होता है। अब ये भगोड़ापन का वर्गीकरण क्या होता है, यानी ये भगोड़ेपन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, यानी इसके अंतर्गत किन किन बालकों को ऐड करेंगे। सबसे पहला तो यही हो जाएगा स्कूल से भाग जाते, जो स्कूल से भागने वाले बालक। फिर इसमें दूसरे नंबर पे आएगा जो कभी कभी स्कूल आएंगे। यानी सबसे पहले नंबर पे वो आएंगे जो स्कूल तो आएंगे लेकिन डेली बीच में से भाग जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे जो कभी कभी आएंगे या फिर कभी आएंगे नहीं। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे वे बच्चे जो विद्यालय तो आते हैं मगर कक्षा में नहीं रहते। तीसरे नंबर पे आएंगे विद्यालय आते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं आते। मगर कक्षा में नहीं आते। सबसे पहले कौन से थे? जो स्कूल आए, रो डेली स्कूल आएंगे, स्कूल से भाग जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो कभी कभी स्कूल आएंगे। फिर तीसरे नंबर पे स्कूल डेली आएंगे लेकिन क्लास में नहीं आएंगे। फिर और भगोड़ेपन में किनको गिनेंगे? फिर वो होते हैं वे बालक जो कक्षा में लेट आएंगे, कक्षा में देर से आने वाले, कक्षा में देर से आने वाले। स्कूल तो आते हैं लेकिन लेट स्कूल आते हैं। फिर उसके बाद जो अगला टाइप आएगा इसके अंतर्गत वे बालक जो 2-3 कक्षा कालांशों में उपस्थित रहने के पश्चात स्कूल से भाग जाते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट फिर से। फिर उसके बाद है कुछ बच्चे कक्षा में उपस्थित तो रहते परंतु उनका मन अध्ययन में लगकर कहीं और होता है। या फिर लास्ट वाले ये होते हैं जो कल्पना में विचरण करते हैं, कल्पना लोक में घूमते हैं। यानी क्लासरूम में बैठे रहेंगे लेकिन उनका ध्यान पढ़ने पे नहीं होगा। तो कुल मिला के कितने टाइप हो गए? 5 टाइप्स हो गए। एक तो डेली स्कूल आएंगे लेकिन डेली स्कूल के बाद डेली मतलब मिड स्कूल में भाग जाते हैं। फिर उसके बाद आएंगे जो कभी कभी स्कूल आएंगे। फिर उसके बाद जो स्कूल डेली आते हैं लेकिन लेट आएंगे क्लासरूम में। फिर है जो स्कूल डेली आएंगे लेकिन क्लासरूम में नहीं आएंगे। फिर है जो क्लासरूम में तो आएंगे लेकिन पढ़ने पे ध्यान नहीं देंगे। यानी वो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, बैठे बैठे पीछे बैठे रहेंगे और उनका ध्यान ही नहीं होगा पढ़ने में। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भगोड़ेपन के अंतर्गत। फिर उसके बाद है अब बालकों में ये जो भगोड़ापन आ रहा है इसका कारण क्या क्या हो सकता है? ये किस कारण से बालकों में इस तरीके की प्रवृत्ति आ रही है? वो स्कूल से क्यों भाग रहे हैं? उनके पास कोई ना कोई रीज़न होगा तभी तो वो भाग रहे हैं, वरना किसको शौक होता है ना। तो सबसे पहला आएगा कि उनका पढ़ाई में मन नहीं होगा, है ना। तभी तो मतलब क्लासरूम में आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं है। क्यों मन नहीं? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला कारण ये हो गया कि उनका पढ़ाई में मन न लगना, यानी कि उनको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। फिर और क्या कारण हो सकते हैं? पारिवारिक वातावरण कलह क्लेशपूर्ण होना, यानी कि अगर उसके परिवार में हर टाइम में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उसका परिवार का माहौल ही इस तरीके का हो गया कि उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, वह पढ़ नहीं पा रहा, वह एनी टाइम से अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बालक में भगोड़ेपन की स्थिति आ गई। फिर उसके बाद और होगा मित्रों का आचरण, यानी कि उसके दोस्त इस तरीके के, यानी कि उस पर कुसंगत का असर भी हो रहा है। तो यानी उसके दोस्त अगर सही नहीं है तो उसमें क्या होगा? उसमें भी भगोड़ेपन की स्थिति आएगी। यानी अगर उसके दोस्त स्कूल से डेली भागते रहेंगे, स्कूल लेट आएंगे या कभी आएंगे नहीं, तो वह अपने दोस्तों के साथ ही रहेगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, अपने दोस्तों का ग्रुप ज़्यादा पसंद होता है ना। तो ये क्या होता है? कुसंगति का असर हो जाता है, यानी उसके दोस्तों का आचरण अच्छा नहीं है। तो ये स्थिति बालक के अंदर भी आएगी। फिर है रचनात्मक कार्यों का अभाव, यानी उनमें क्रिएटिविटी नहीं होती, मतलब उनमें कुछ भी करने की इच्छा का अगर अभाव होगा, उनमें वो एब्सेंट होगा तो बालक में भगोड़ेपन की स्थिति आ जाती है। फिर अगर विद्यालय का वातावरण है बोरिंग है तो क्या होगा? बालक का पढ़ने का मन नहीं करेगा, विद्यालय आने का मन नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? विद्यालय का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एक्टिविटी पूर्ण होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जो पढ़ाई का जो मेथड होता है, टीचर जितने भी टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि बालकों को बोरियत ना लगे।
ठीक है। फिर उसके बाद है शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य परस्पर संबंध, यानी जब बालक स्कूल आ रहा है, वो स्कूल आ रहा है तो स्कूल से भाग क्यों रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर टीचर और स्टूडेंट के मध्य संबंध अच्छे, इंटरेक्शन अच्छा है, तो कुछ भी होगा तो अपने टीचर्स के साथ शेयर करेगा, वो अपने टीचर को बताएगा। या अगर बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है तो टीचर को सबसे पहले पता चलेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के मध्य रिलेशन अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद है नैतिक शिक्षा का अभाव, यानी कि बालक में भगोड़ेपन की स्थिति कब आएगी, जब उसमें नैतिक शिक्षा नहीं होगी। अब नैतिक शिक्षा क्या होती है, अच्छी बुरी आदतों का ज्ञान देना, ये नैतिक शिक्षा होती है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, अच्छा है, बुरा है, सही गलत, उचित अनुचित, इन सभी के बारे में ज्ञान देना, ये नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर हम बालक को नैतिक शिक्षा नहीं दी हुई है तो बालक को इस सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक गलत आदत है ना। अगर बालक को इसके बारे में पहले से ही ज्ञान होगा तो बालक इस तरीके की हरकत कभी करेगा ही नहीं। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जिसके कारण बालक में बाल अपराध हो रहा है, उनमें भगोड़ेपन की स्थिति आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये बाल अपराध और इस भगोड़ेपन को कम करने के लिए कौन कौन से काम कर सकती है, मतलब किस तरीके से इनको कम किया जा सकता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो है बाल अपराध एवं भगोड़ेपन का रोकथाम एवं उपाय, यानी इनको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रोकथाम एवं उपचार। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बाल अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले हमें वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए। अब वैज्ञानिक विधि में क्या क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले आएगा हमें प्रशिक्षण विधि अपनानी चाहिए, यानी प्रशिक्षण सबसे पहली विधि होती है, प्रशिक्षण गृह कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें प्रशिक्षण गृह की स्थापना की गई है जिसमें केवल उन्हीं बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है, यानी 14 वर्ष से कम के जितने भी बाल अपराधी होंगे उनको प्रशिक्षण गृह में रखा जाता है। और क्या होगा इसमें, और पहली बार जिसने अपराध किया हुआ उन्हें यहाँ पे रखा जाता है, यानी फर्स्ट क्राइम करने वालों को। फिर और इसके अंतर्गत ऐसे बाल अपराधियों को अदालत सुधार गृह हेतु प्रशिक्षण गृहों में भेजती है जहाँ उन्हें प्रशिक्षण अधिकारियों की देखरेख में रखा जाता है। और प्रशिक्षण अधिकारी बाल अपराधियों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं, उनके साथ दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी प्रशिक्षण गृह क्या एक प्रकार का होम बना हुआ है, उसमें क्या होता है, जो जितने भी बाल अपराधी होते हैं, कौन कौन से बाल अपराधी, 14 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधी होती है, अदालत उन्हें कहाँ भेजती है, इस प्रशिक्षण गृह में भेजती है। अब यहाँ पे क्या होता है उनके साथ, यहाँ पे जितना भी पहला फर्स्ट टाइम अगर इन्होंने कोई गलती की है, कोई अपराध किया, कोई क्राइम किया है, तो उनको प्रशिक्षण गृह में भेजेगी 14 साल से कम वर्ष के बालकों को। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रशिक्षण अधिकारी होता है। प्रशिक्षण गृह का अधिकारी क्या कहलाता है, प्रशिक्षण अधिकारी। वो क्या करता है, इन बालकों के पर देखरेख करता है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है, उन्हें मतलब कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, सही गलत का उन्हें मार्गदर्शन देता है। इन प्रशिक्षण गृहों में ये किया जाता है। अगर उन्हें जो अपराध किया उनके बारे में उन्हें सही सलाह देगा तो क्या हो जाएगा, वो बाल अपराध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान दे रहे हैं, इनके द्वारा भी बाल अपराध कम होगा। फिर दूसरा है सुधार स्कूल। दूसरा क्या कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि में, सुधार स्कूल। इसमें पहले केवल 15 वर्ष के बालकों को रखा था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। उसमें था 14 वर्ष से कम, यहाँ पे पहले तो 15 था, अब कितना किया, 18 वर्ष तक। मतलब 18 वर्ष तक के जितने भी बाल अपराधी होंगे उनको किस में रखा जाता है, सुधार स्कूल भेजा जाता है। अगर 14 वर्ष से कम होंगे तो उनको प्रशिक्षण गृह में भेजेंगे। अगर फिर 14 साल से ऊपर है और 18 साल तक है तो उनको सुधार स्कूल में भेजा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन स्कूलों में केवल उन्हीं बाल अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें रखने के निर्देशन दिए गए हो। यानी कि जब हाईकोर्ट से ऑर्डर आएगा, अदालत से ऑर्डर आएगा कि उन्हें सुधार स्कूल में भेजना है, तभी उन्हें यहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे मर्जी से उन्हें नहीं भेज सकते। और यहाँ पे
क्या किया जाता है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 वर्ष, मतलब मिनिमम 3 वर्ष और मैक्स टू मैक्स 7 वर्ष के लिए रखा जाता है। यानी यहाँ पे अगर कोई अपराधी भेजा जाता है वहाँ कम से कम उसे 3 साल के लिए रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष के लिए रखा जाता है। और इस सुधार गृह में बालकों को अपराध प्रवृत्ति से मुक्त कराकर सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाती है और भी कई सारे व्यवसाय सिखाए जाते हैं, जैसे सिलाई करना, बुनाई करना, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, चमड़े का सामान तैयार करना, है ना। तो ये सभी कार्य उन्हें सिखाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, अगर जब उनकी ये सज़ा खत्म हो जाती है तो उसके बाद जाकर, मतलब जेल से बाहर जाकर वो अपना जो सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ सीखा हुआ होगा तो वह उनके भविष्य में काम आएगा। उन्हें ये सब इस सुधार स्कूल में सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरी विधि है इसके अंतर्गत वो होती है बोटल संस्थाएं। बोटल संस्थाएं, और जो सबसे पॉपुलर मेथड होती है वो भी यही है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी बोटल संस्थाएं होती है। अपराधियों में सुधार के लिए बोटल संस्थाओं का अमूल्य योगदान है। इन संस्थाओं में उन अपराधियों को रखा जाता है जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष तक होती है। यहाँ पे क्या होगा, 18 से 21 वर्ष तक आ गया। अब यहाँ कम से कम उन्हें 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष के लिए रखा जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 5 वर्ष तक। फिर और मगर उन्हीं बाल अपराधियों को रखा जाता है जिन्हें अदालत से 3 वर्ष तक की सज़ा मिली हुई होती है। फिर उसके बाद जो अगली होती है, बाल न्यायालय होने चाहिए। मतलब बाल अपराध को कम करने के लिए बच्चों के अलग से कोर्ट होने चाहिए। अगर छोटे बच्चों के कोर्ट और जो नॉर्मली जो लोगों के कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, अगर वे सभी एक ही जगह होंगे तो छोटे बच्चे क्या होंगे, उन्हें देखकर डर जाएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बाल अपराध को कम करने के लिए बाल न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। वहाँ पर क्या होगा, जब इस तरह के बाल न्यायालय में क्या होता है, पुलिस की भीड़ कम रहती है, वकीलों की भीड़ कम रहती है, एकदम शांत माहौल होता है, जिससे क्या होता है, बालक पर बुरा असर नहीं पड़ता है। फिर और क्या होता है, और करना चाहिए, किशोर गृह की स्थापना करनी चाहिए। यानी बड़े बालकों के, अगर वो 21 वर्ष से अधिक है, अगर वो 21 वर्ष से अधिक है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, किशोर गृह की स्थापना करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, उन बच्चों को रखा जाता है। तो उपेक्षित बालकों के सुधार के लिए इस प्रकार के गृह की स्थापना की गई। यहाँ किशोर को लंबी अवधि तक कठोर अनुशासन में रखा जाता है। किशोर गृह क्या होता है, इसमें सबसे कठोर अनुशासन होता है, जिससे क्या होता है, फिर उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें जो गलतियाँ की उनके सुधारने के लिए उन्हें वो बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, उन्हें कुछ मेथड्स बताए जाते हैं। फिर उसके बाद बाल अपराध को कम करने के लिए, ये तो थी वैज्ञानिक विधि। अब इसमें और कौन कौन सी भूमिका हो सकती है, पहले वैज्ञानिक विधि थी, अब दूसरा परिवार वालों को भी कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए इसमें। अब परिवार क्या हेल्प करेगा, तो वो देखते हैं। परिवार वाले वातावरण, परिवार का जो वातावरण होता है, फैमिली के लोग उस माहौल अच्छा बनाकर भी बाल अपराध को कम कर सकते हैं। बालक की आदतों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि बालक की आदतें किस तरीके की। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि बच्चा गलत संगति में जा रहा है, उसकी गलत आदतें हो रही है, तो उसे उसी टाइम समझा देना चाहिए, रोक लेना चाहिए। बालकों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। बालकों की आवश्यकता की पूर्ति समय समय पर करनी चाहिए। उसके जितने भी दोस्त होते हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए कि कोई वह गलत संगति में तो नहीं, उसके दोस्त उसे गलत आदतें तो नहीं सिखा रहे हैं। बालक को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि बालक की जो कैपेसिटी होती है, यानी बालक का जो इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में होता है, उसे उस क्षेत्र में पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालक को अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए। उसे जिम्मेदारियों का उसमें विकास होना चाहिए। यानी कि परिवार वाले भी सभी तरीके से मदद करके परिवार का माहौल अच्छा बना सकते हैं। उसके दोस्तों पर नज़र रख सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं, उसे डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। ये सभी क्षेत्र करके परिवार वाले बाल अपराध को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद परिवार के बाद मदद कर सकता है विद्यालय। और विद्यालय क्या मदद करेगा बाल अपराध को रोकने के लिए, तो इसमें देखेंगे कि शिक्षक अनुशासित एवं समय के पाबंद हो। यानी कि टीचर अगर स्वयं डिसिप्लिन है, टाइम पर आ रहे हैं स्कूल, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, तो वही आदत कौन सीखेगा, बच्चा भी सीखेगा। और विद्यालय का वातावरण भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब वो टीचर जिस मेथड से उसे पढ़ा रहे हैं बालक के लिए, वो भी क्या होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, बालक का जो पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा।
फिर और हो सकता है कि नैतिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए, यानी टीचर्स होते हैं विद्यालय में, उनको बताना चाहिए कि नैतिक शिक्षा अधिक पढ़ाई जाए, यानी कि उन्हें सही गलत की पहचान करना आना चाहिए। अगर उन्हें सही गलत की पहचान करना आ रहा है तो क्या होगा, बाल अपराध कम हो सकता है। फिर उसके बाद है समाज एवं राज्य भी मदद कर सकते हैं। समाज व राज्य भी बाल अपराध को रोकने में मदद कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं, पुलिस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद और एक विधि होती है मनोवैज्ञानिक विधि। अब इस मनोवैज्ञानिक विधि में सबसे ज़्यादा आएगा खेल विधि, यानी बालक को खेल के द्वारा भी बाल अपराध को रोकने के बारे में बताया जा सकता है, यानी बाल अपराध की शिक्षा उसे दी जा सकती है कि कौन सा सही है क्या गलत है, यानी उसे नैतिक शिक्षा का पाठ हम खेल विधि के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट उसके माइंड पर अट्रैक्ट करके। ये कौन सी विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 बाल अपराध एवं भगोड़ापन, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।